तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है, हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कहाँ रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो जैसा हमने बोला है, हम डायग्राम बनाते हैं। ये मान लिया हमारा कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के कैसे होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें क्या रखना है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। एक माइनस क्यू होगा और एक प्लस क्यू चार्ज होगा और दोनों के बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस है इसको हम 2L कंसीडर करके चलते हैं। और ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस तरह से हमने क्या अज्यूम किया है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी स्ट्रेंथ E है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी। और बेटा पोटेंशियल एनर्जी का जब भी नाम आएगा तो हम क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। अब जो डाइपोल है इसके कारण वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस डाइपोल का कोई ओरिजिन होता है, कोई सेंटर होता है जिसको हम उसे लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब रखा जाए और इसको रोटेट करवाया जाए तो हम इसके ऊपर वर्क करते हैं। मतलब इसको रोटेट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखना, जब रोटेट करवाते हैं या रोटेटरी मोशन होता है उस टाइम पे 11th क्लास 5th यूनिट, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट किसकी टर्म में होगा, थीटा की टर्म में। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने किया है तो हम इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा मान के चलते हैं। तो स्मॉल हमने डिस्प्लेसमेंट दिया डी थीटा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा। वर्क डन को जब डिस्प्लेसमेंट हमारा स्मॉल है तो वर्क डन भी कैसा होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जिसको हम किससे लिखते हैं, dw से। और ये वर्क डन क्या, तो रोटेट, जब कोई चीज रोटेट करती है, इसको नोट कर लीजिए बेटा, जब कोई चीज, वैसे 5th यूनिट में मैं करवा चुका हूँ 11th क्लास में, जब कोई चीज रोटेटरी मोशन करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन करता है तो उसके अंदर अगर उसको डी थीटा डिस्प्लेसमेंट दें तो जो वर्क डन होगा हमारा वो होगा टॉर्क मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क मल्टीप्लाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरह से dw किसके इक्वल हो जाएगा, टॉर्क मल्टीप्लाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालना है, W निकालना है। तो स्मॉल वर्क डन का इस तरह से हम इसको डी थीटा डिस्प्लेसमेंट, फिर डी थीटा, फिर डी थीटा, फिर डी थीटा, ऐसे डिस्प्लेस करते जाएंगे और वर्क करते जाएंगे। तो मान लिया कि हमने थीटा इसको डिस्प्लेस करना है, थीटा डिस्प्लेस करना है, तो टोटल वर्क डन W हमें जब काउंट करना हो, यानी कि dw वर्क डन से, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन से जब वर्क डन हमें काउंट करना हो तो इस केस में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w, यानी कि वर्क डन। टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला है बेटा, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, जस्ट उसके बाद एक टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके ऊपर हमने क्या निकाला था, टॉर्क निकाला था। तो वहां से आपको याद दिला दूं, जो टॉर्क का फॉर्मूला आया था वो आया था PE sin थीटा, और जब इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा ये आया था P क्रॉस E। ये था हमारा टॉर्क का फॉर्मूला। तो अब यहां से टॉर्क की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ PE sin थीटा डी थीटा। अब यहां से देखिए P क्या है, E क्या है, ये सब आपको पता पहले से ही होना चाहिए, लेकिन दोबारा से मैं बता देता हूं। P क्या है, यहां हमारा P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्या वो मल्टीप्लाई 2L, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ,
और साइन थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के और डाइपोल की जो इनिशियल पोजीशन है उसके बीच का एंगल। तो जब इसको इंटीग्रेट करवाते हैं, P और E हमारे कांस्टेंट टर्म यानी कि बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से, साइन थीटा डी थीटा। अब साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो बेटा आपके मैथ्स में आएगा, कैलकुलेशन इंटीग्रेशन जब आपके चैप्टर आएगा मैथ में, तो फिजिक्स में 11th क्लास में सिखा दिया जाता है इंटीग्रेशन। आई होप कि आपने भी सीखा हो। तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कोस, और कोस भी नहीं माइनस कोस। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस, मैं यहां लिख देता हूं आगे ही, पीई साइन का इंटीग्रेशन कोस थीटा। ये हो जाएगा हमारा वर्क डन यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन को ही हम क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखें और उसको रोटेट करवाएं, तो जो हम वर्क करेंगे या फिर उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल के अंदर जो स्टोर होगी उसका क्या फॉर्मूला आएगा, माइनस पीई कोस थीटा। और सही है। और कई बार बेटा क्या किया जाता है, जो हम इंटीग्रेशन करते हैं इसके अंदर θ1 से θ2 लिमिट पुट कर दी जाती है। तो जब लिमिट हम पुट करेंगे इसके अंदर θ1 to θ2, वैसे तो जरूरत नहीं है लेकिन बुक में आपको मिलेगा, इसलिए मैच करना जरूरी है बेटा। तो θ1 से θ2 जब लिमिट पुट करते हैं, मान लिया कि इनिशियली किसी एंगल θ1 पे था और फिर बाद में इसको रोटेट करवा के θ2 पे हम ले गए, ठीक है, तो उस पोजीशन में हम लिमिट पुट कर देंगे यहाँ cos थीटा के आगे θ1 to θ2। तो यहाँ जैसे हमारा जो वर्क डन यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं सीधा लिखूं तो क्या फॉर्मूला आएगा, माइनस पीई कोस अपर लिमिट यानी कि θ2 माइनस कोस लोअर लिमिट यानी कि θ1। ये आ जाएगा उस केस में हमारा। जो बात एक ही है बेटा, लिमिट पुट करेंगे तो इनिशियली जो एंगल था बता दिया जाएगा, न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसके ऊपर। मान लिया कि इनिशियली कोई जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था वो 30 डिग्री पे है, उसको रोटेट करा के 45 डिग्री पे लेके चले गए, तो अब बताइए कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई। तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, θ1 यानी कि 30 डिग्री जो गिवन है, θ2 आप 45 लेके चलेंगे, और इस तरह से आप जो है ये न्यूमेरिकल अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। इसके बाद हम देखते हैं बेटा, इसके बाद हमारा जो इसका नेक्स्ट सेक्शन है इस यूनिट का, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर, वो वाला स्टार्ट होने जा रहा है। तो उसके अंदर हम कुछ एक प्रॉपर्टी होंगी कंडक्टर की जो हम यूज करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम कंडक्टर की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। अगर आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, लेकिन ये आपको पता होनी बिल्कुल इजी प्रॉपर्टी है, वो आप अच्छे से याद रख सकते हैं। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है कंडक्टर की वो ये है, अगर किसी भी कंडक्टर को हम जो चार्ज देंगे वो इसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब इंटीरियर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। मान लिया कि हमारे पास एक क्या है, होलोस्फेरिकल कंडक्टर है। होलोस्फेयर मतलब अंदर से खाली है। अगर उसके अंदर हम चार्ज रख दें तो वो चार्ज उसके अंदर नहीं रहेगा, वो चार्ज उसके पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट charge given to a conductor uniformly distributed over its
सरफेस। अगर किसी भी कंडक्टर को हम कितना भी चार्ज देंगे वो उसके इंटीरियर में नहीं रहेगा, वो उसके पूरा का पूरा जो है वो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है कंडक्टर की वो क्या है, अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहें, क्या बताया, किसी कंडक्टर के इंटीरियर यानी कि अंदर, सरफेस के ऊपर नहीं कहा है बेटा, ध्यान से सुनिए। कोई हमारा कंडक्टर है, मान लेते हैं स्फेरिकल कंडक्टर ही है, अगर इसके इंटीरियर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके सरफेस पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम कर चुके हैं बेटा गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन थी हमारी। तो किसी भी कंडक्टर के इंटीरियर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं होता, चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्या बताया, किसी भी कंडक्टर के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या होगी, जीरो। और उसके सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। ये दोनों बातें आप नोट करेंगे। क्या, किसी भी कंडक्टर के इंटीरियर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो जीरो, और उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम होगा। मतलब क्या है, ये हमारा कोई कंडक्टर है, ये कोई क्या है, कंडक्टर, इसके इस सरफेस के ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पे, इस पे, इस पे, हर एक पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। अब इसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, किसी भी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर है। क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे जो है वो परपेंडिकुलर होगी। मतलब अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखना चाहें तो इसके परपेंडिकुलर यानी कि ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहें तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर उसी पॉइंट के परपेंडिकुलर होगी या उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अब इसके बाद ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा कंडक्टर वाला, कंडक्टर की प्रॉपर्टी वाला, ये खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे एक छोटा सा पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तब तक आप इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है और समझे तो इसको बिल्कुल इजी है। ये एग्जाम में आपसे 2 नंबर में 1 नंबर में कभी कभी पूछ ली जाती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से पहले आप शील्डिंग वर्ड देखिए। शील्डिंग वर्ड कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा। शील्ड क्या होता है, शील्ड, शील्ड कोई मेटल की प्लेट वगैरह होती है जिसको कोई भी वॉरियर या फिर पुलिसमैन आपने देखे होंगे आगे प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको होल्ड किए हुए होते हैं। तो शील्ड क्या होती है, शील्ड कोई ऐसा मटेरियल है जिसको कोई भी प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करता है। तो शील्डिंग का मतलब बचाव करना है, प्रोटेक्ट करने वाली चीज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, हमने अभी पढ़ा है कि किसी भी कंडक्टर को अगर हम चार्ज दें तो वो उसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मान लिया किसी कंडक्टर को चार्ज दिया है क्या, वो उसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसके अंदर कैविटी फॉर्म हो जाएगी। कैविटी फॉर्म का मतलब इसके अंदर कुछ कोई चार्ज नहीं रहेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। और ये तो नॉर्मल सी कंडक्टर की प्रॉपर्टी थी। अब शील्डिंग का इससे क्या लेना देना, शील्डिंग का इससे ये लेना देना है बेटा, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, मान लिया कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी स्ट्रेंथ ही है, वो इससे होके पास हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस कंडक्टर को रख दिया, तो हम बड़ा अच्छा जो है रिजल्ट देखते हैं। वो क्या है, वो ये है
कि इस जो सरफेस के ऊपर चार्ज है, इस चार्ज के कारण इसके अंदर जो कैविटी फॉर्म हुई थी उसके ऊपर इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है। तो क्या हुआ, इस जो चार्ज था इसने इसके अंदर की जो कैविटी थी उसको क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। प्रोटेक्ट कर दिया किससे कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड से कर दिया। कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। जो इसके अंदर कैविटी थी उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। मतलब क्या किया, इसने इसको प्रोटेक्ट कर लिया, और प्रोटेक्ट करना ही तो शील्डिंग होती है। तो ये है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, आप इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम कैपेसिटेंस वाला जो टॉपिक है, जो हमारा पार्ट है, उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो।